ऑडियो चेक 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 1 2 1 2। ऑडियो चेक चेक चेक। ऑडियो क्लियर। नमस्कार, मैं लतीफ़ खटाना वेबिनार 2 के आखिरी सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एनएसडी में एक्टिंग पढ़ाता हूं और साथ में टीआई कंपनी को भी देखता हूं, लेकिन आज मैं आपसे एक्टिंग के बारे में ही चर्चा करूंगा। हम सभी जानते हैं कि एक्टिंग इसका एक बहुत लंबा इतिहास है, हज़ारों साल पर फैला हुआ इतिहास, और अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरह से ये इवॉल्व हुई है। और ये बात भी है कि एक्टिंग एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है, लाइव एक्सपीरियंस है। और अगर इसकी व्याख्या अगर एक तरह से करें तो दुनिया, यदि एक्टिंग जो है दुनिया को लेकर जो हमारी समझ बनती है या जो हमारी समझ है उसको बांटने का और दूसरों तक पहुंचाने का जरिया है। दूसरों पर अपनी समझ को व्यक्त करने की इच्छा तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो हमारा पैदाइशी तौर पर हमारे अंदर मौजूद है। इसलिए दोनों ही सूरतों में हम व्यक्त करते हैं, जीवन में भी और मंच पर भी। लेकिन जीवन जो है वो अपनी रफ्तार से चलता है, जो अपने आप में एक प्रोसेस भी है और एक प्रोडक्ट भी है। जीवन में क्या होगा ये जीवन जीते जीते ही तय होता है, लेकिन मंच पर क्या होगा ये पहले ही तय हो जाता है। और शायद यही इसका बुनियादी फर्क भी है। पूरी तरह एक कला के रूप में तैयार किया जाता है मंच, और फिर दूसरे दर्शकों के साथ बांटा जाता है। इसलिए जीवन और एक्टिंग ये दो अलग अलग चीजें हैं। यानी जीवन में जो कुछ घटता है या घट रहा है या घट सकता है वो इस मंच पे हम लेकर आते हैं। तो इस एक्टिंग की और एक्टर की आर्ट की नेचर जो है, इसके कुछ बहुत ही बुनियादी मुद्दे हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट एक्टर की क्रिएटिव प्रोसेस में मौजूद हैं जो हमेशा एक चिंतन का विषय बने रहे हैं। क्या एक्टर आम लोगों ही जैसा होता है या उनसे अलग होता है? इतने सारे रोल कैसे कर सकता है?
क्या वो एक तरह का इंसान है या दूसरी तरह का। दूसरा बड़ा मुद्दा जो है वो एक्टर की जो क्रिएटिव प्रोसेस है, और इस क्रिएटिव प्रोसेस के साथ साथ जो उसकी एक तरह से डिजायर है, उसकी आकांक्षा है, उसकी आरजू है, वो कई बार समाज के साथ अगर इतिहास में देखें तो लगातार टकराती रही है। समाज के तौर तरीकों से, समाज के की मॉरलिटी से वो टकराती रही है। और तीसरा जो बड़ा मुद्दा है वो एक्टिंग और एक्टर के आर्ट से जुड़ा हुआ, वो ये है कि दूसरे आर्ट के मुकाबले में हम जानते हैं कि थिएटर सबसे ज़्यादा पब्लिक है, सोशल है, क्योंकि थिएटर तभी पूरा होता है जब हम पब्लिक में जाते हैं। शो का होना ही, पब्लिक में जाना थिएटर का एक बुनियादी अंग है। इसलिए रिहर्सल या स्टूडियो में या किसी कमरे में करते रहने से थिएटर पूरा नहीं होता। थिएटर तभी पूरा होता है जब वो दूसरे लोगों के साथ शेयर किया जाता है। सो जागता एक एक्टर जीती जागती ऑडियंस के सामने रूबरू होता है। कैसे और कहाँ रूबरू होता है, इसके लिए एक निर्धारित जगह होती है, एक समय होता है। और ये इतिहास में हम देखते हैं कि तरह तरह के थिएटर्स, तरह तरह की जगहें, परफॉर्मेंस की स्पेसेस जो हैं वो अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह से रही है। चौथा बड़ा मुद्दा ये जो इससे एक्टिंग से जुड़ा हुआ है कि अच्छी एक्टिंग क्या है और बुरी एक्टिंग क्या है। अगर हम देखें तो ज़माने के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, एक दौर और दूसरे दौर के हिसाब से, यानी हर समय का, हर समाज का, हर कल्चर का एक नया टेस्ट होता है, और उसी टेस्ट के हिसाब से उस वक्त की एक्टिंग भी होती है। और किसी एक वक्त की एक्टिंग हो सकता है वो किसी एक वक्त में एक एक्टिंग जो है या किसी एक कल्चर में वो ज़्यादा पसंद की जाती है, किसी दूसरे में कम पसंद हो सकती है। तो ये अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरह से इवॉल्व हुई है। तो क्या एक्टिंग का स्टाइल है, ये उस कल्चर पर डिपेंड करता है और उस समय पर डिपेंड करता है, उस वक्त पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे एक कल्चर में ट्रेजेडी है ही नहीं हमारे, और दूसरे कल्चर में ट्रेजेडी की जगह बहुत ऊपर है, बहुत उत्तम है एक तरह से। तो हमने एक तरह से ये समझ लिया कि थिएटर जो है वो बहुत सोशल है, और इसके जो बुनियादी पहलू अगर हम कहें तो वो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स जिसको आप कहते हैं, तो उसमें थिएटर नहीं, जिनके बिना थिएटर पूरा नहीं हो सकता, वो एक एक्टर का होना इसमें बहुत ज़रूरी है, एक एक्शन का होना इसमें बहुत ज़रूरी है। जाहिर है उस एक्शन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसमें क्या मुद्दा होगा, क्या नाटक होगा, कौन डायरेक्टर होगा, कौन डिज़ाइनर होंगे, ये सब लोग इसमें, इस एक्शन के साथ जुड़े हुए तमाम लोग, वो सब इसमें आ जाते हैं। तो एक एक्टर के साथ साथ एक एक्शन चाहिए, और एक एक्शन के साथ साथ एक जगह चाहिए। वो कैसी जगह होगी, वो ऑडिटोरियम होगा, ओपन स्पेस होगी, वो क्या होगा, तो वो तीसरी चीज हुई। और चौथा दर्शक। तो ये चार एलिमेंट जब एक जगह पे आ जाते हैं तो ही एक तरह से रंगमंच जो है, थिएटर जो है, वो एक अपनी प्रोसेस पूरी कर लेता है। आप इसे भी अलग अलग क्रम में रख सकते हैं। बहुत सारे मतलब एक तरह से थिएटर को लेकर, एक्टिंग को लेकर बहुत सारे थॉट्स मौजूद हैं। किस ये भी है कि आप कोई एक्शन को ज़रा प्रायोरिटी देता रहा है, कोई दर्शक को प्रायोरिटी देता रहा है, कोई एक्टर को प्रायोरिटी देता रहा है। तो ये सब तो अलग अलग अपनी जगह पे ये मुद्दे मौजूद रहेंगे ही, लेकिन आप इस क्रम को किसी भी तरह से देख सकते हैं। ये रंगमंच की एक बहुत लंबी बहस है, पहला स्थान किसका है, अभिनेता का है, दर्शक का है, या एक्शन का है। ये सब मौजूद रहा है और आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। जैसे कि शो से जो जुड़ी हुई चीज है, जो एक्टर से और एक्टिंग से जुड़ी हुई चीज है, हाउ एक्टर्स प्रॉब्लम एज क्रिएटिव पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर आर्टिस्ट ऑफ, मतलब जो थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं। सो थिएटर से जुड़े हुए लोग जो है, उसमें डायरेक्टर है, उसमें डिजाइनर्स हैं, उसमें टेक्नीशियंस हैं, उनकी जो पोजीशन है और एक्टर की पोजीशन है, इसमें क्या अंतर है, इसमें बुनियादी अंतर क्या है।
डायरेक्टर भी अपने आर्ट को बाहर से देख सकता है, डिजाइनर भी अपने आर्ट को बाहर से देख सकता है, और सारे डिजाइनर देख सकते हैं कि ये कॉस्ट्यूम है तो ये किस तरह का है, ये मेकअप है तो ये किस तरह का है, ये सेट डिजाइन है, तो वो अपनी आंख से देख सकता है। तो ज्यादातर लोग अपनी आंख से अपने उस इंस्ट्रूमेंट को देख सकते हैं या उस मटेरियल को देख सकते हैं जो वो मंच पर रखते हैं, लेकिन एक अकेला जो परफॉर्मेंस के दौरान अपने इंस्ट्रूमेंट को नहीं देख पाता, अपने कैरेक्टर को नहीं देख पाता, अपने आप को नहीं देख पाता, तो वो एक्टर है। इसीलिए रंगमंच में, थिएटर में एक्टर की जो ये बुनियादी फंडामेंटल इशू है यही कि वो अपने आप को खुद नहीं देख सकता, उसको दूसरे देख सकते हैं, जबकि बाकी ज्यादातर लोग जो उससे जुड़े हुए हैं या परफॉर्मेंस से जुड़े हुए हैं वो एक्टर को भी देख सकते हैं और एक्टर के साथ साथ जो उनके बाकी जो एलिमेंट्स हैं उन सबको भी देख सकते हैं। तो चूंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है एक्टर का कि वो खुद को परफॉर्म करते हुए नहीं देख सकता, वो आंख से नहीं देख सकता, तो उसको किसी और तरह से, किसी और दूसरी तरह से इस अपनी डिफिकल्टी को हल करने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ता है। तो ये एक्टर की एक बेसिक और फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिसके आसपास में उसकी सारी ट्रेनिंग, उसका सारी एजुकेशन जुड़ी हुई है। वो रोल बदलता है, he changes every role, a new personality, a new change, but he can't see this change. He can't see while performing. So वो उस चेंज को उस वक्त में उस तरह से नहीं देख सकता। He is living the change, but he can't see how he is living. वो कैसे उसे उस वक्त में जी रहा है, उस क्षण के अंदर कैसे उसे जी रहा है, ये उस जीने को नहीं देख सकता, लेकिन ये इस जीने को दूसरी तरह से महसूस कर सकता है। यही इसके लिए चैलेंज है एक्टर के लिए, यही एक्टिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है। So he can't see the living here and now, part of his art, ये उसके आर्ट का एक हिस्सा है। That is his problem. Since he can't see how he is living his character, and still he is supposed to see, control, and deal with his living the performance. उस परफॉर्मेंस के अंदर, उस शो के अंदर वो अपने आप को इस तरह से तो देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसे कंट्रोल भी करना है, उससे एक तरह से पूरी तरह से उसे जीना भी है, और वो किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस चल रही है इसका पूरा का पूरा एहसास भी लेना है। और ये सब अगर इन आंखों से नहीं देख सकता तो उसको कुछ और आंखें अपने भीतर जगानी पड़ती हैं, जिन आंखों के जरिए वो उससे महसूस कर सकता है। और यही थिएटर में और यही एक्टर का एक जो चैलेंज है। जैसे इसका दूसरा पक्ष भी है, इसका एक पक्ष और भी है कि जब परफॉर्मेंस होती है तो थिएटर को, एक्टर को तैयार करने वाले एक्टर के साथ उस सारी तैयारी में, उसके एक्शन में, उसके डिजाइन में, उनकी सारी चीजों में, डायरेक्टर से, डिजाइनर से, टेक्नीशियन से लेकर पूरी की पूरी एक पूरी जमात होती है और सब उसके साथ काम करती है। लेकिन जो परफॉर्म करता है, जब वो परफॉर्मेंस घटती है, चलती है, तो उस वक्त में दर्शक जो सामने बैठा होता है उसके साथ जो उसका कांटेक्ट होता है वो बहुत डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। और इस डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से उसके लिए एक चैलेंज दूसरा क्रिएट होता है, और वो चैलेंज ये क्रिएट होता है कि अगर ताली बजती है तो वो भी जाहिर है एक्टर उससे महसूस करता है, उससे देख लेता है और उससे मतलब उससे एंजॉय भी करता है। और अगर ताली नहीं बजी और उल्टा हुआ तो भी एक्टर उसको डायरेक्टली फेस करता है। तो ये जो लाइव एक्सचेंज है, ये डायरेक्टली फेस करने की अपने कुछ चैलेंज, और अपने उस तरह के चैलेंज को फेस करने के लिए भी एक अलग तरह की तैयारी जो एक्टर को जिससे गुजरना पड़ता है। और यही इसी बात का अगर दूसरा पक्ष देखें हम कि ये चीज डायरेक्टर को या डिजाइनर्स को डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मिलती है, क्योंकि वो भी ऑडियंस में बैठे होते हैं या विंग्स के ऊपर बैठे होते हैं या लाइटिंग बूथ पर बैठे होते हैं। तो वहां पर वो देखते हैं कि अभी ये जो हमारी परफॉर्मेंस है और ये जो हमारा एक्टर है, इसको जो मिला वो इनडायरेक्टली उन तक पहुंचता है, लेकिन ये एक्टर उसको डायरेक्टली फेस करता है। सो ये फेस करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है एक्टर के लिए।
इसके अलावा साथ साथ में अगर हम देखें कि ये जो रिस्पांस मिलता है एक्टर को डायरेक्टली मिलता है, और इसी को अगर हम देखें तो ये दूसरा पहलू जो एक तरह से एक्टर के इस चैलेंज का है। फिर ये कि ये एक्टर कौन है। दूसरी तरफ देखें तो वो ये एक्टर जो आज सामने मंच पे है, ये शायद कल का दर्शक रहा होगा, वो कल दर्शकों में बैठकर एक्टिंग से प्रेरित हुआ होगा, आज मंच पर परफॉर्मेंस में उसकी जगह बिल्कुल इस अनसर्टेनिटी से दो चार है, इन मुद्दों से जूझ रहा है जिन मुद्दों को शायद वो कल मंच ऑडियंस में बैठकर महसूस नहीं कर रहा था। बाहर से दर्शकों में बैठकर जो काम बहुत आकर्षित कर रहा था, मंच पर आने के बाद वो कितना पेचीदा होता चला जा रहा है। उसके कई सवाल हैं, जैसे मैं प्रेरित जिस तरह से परफॉर्मेंस से एक्टर से मैं प्रेरित हुआ था, क्या मैं भी उसी तरह से अपने दर्शकों को इंस्पायर कर पा रहा हूँ? कौन सी चीजें हैं जिनका एक्टर के लिए होना बहुत जरूरी है? क्या टैलेंट जरूरी है, या फिर परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई कोई एजुकेशन है जो वो जरूरी है? एजुकेशन में और ट्रेनिंग में एक्टर की क्या अंतर है? किस्मत क्या है, मेहनत क्या है, एक्टर क्या है, स्टार क्या है? और फिर लगातार अनगिनत ऐसे सवाल जो है, ये इनसे इस एक्टर को गुजरना पड़ता है। मंच पर एक्शन को दिखाना ही काफी है, उससे अनुभव करना भी जरूरी है। सो दिखाने में और जो कुछ घट रहा है उससे एक्सपीरियंस करने में, सो दोनों में से कौन सी चीज जरूरी है? दोनों जरूरी हैं या एक है? सो उसके अंदर क्या अंतर है? Why actors, good or bad, are so different from one another? सारे एक्टर्स, जो वो एक्टर देखता है दूसरे एक्टर्स को भी, ये इतने अलग क्यों है, सब अलग क्यों है, मैं दूसरों से अलग हूँ क्या? एक्टिंग में तुम कितने हो और तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो कितनी है? सो ये सारे सवाल जो है एक्टर के मंच पर जाने के साथ साथ या इस पूरी प्रोसेस से गुजरने के साथ पैदा होते हैं, और ज्यादातर ऐसे सवालों से हम सभी को गुजरना पड़ा है, बल्कि सदियों से लोग गुजरते आए हैं और इन सवालों पर चर्चा करते रहे हैं। हजारों सालों से एक्टिंग और एक्टर को लेकर इन सवालों पर चिंतन होता रहा है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि एक्टर दोनों ही सूरतों में वो खुद ही रहता है, दोनों ही सूरतों में, कि वो एक सेल्फ भी है और एक कैरेक्टर भी है, जो कैरेक्टर तैयार करता है और कैरेक्टर बनता है। एक तरह से जो कैरेक्टर को जन्म देता है वही जन्म लेता है। तो यूं कहा जा सकता है कि जन्मदाता ही जन्म लेता है। सो जिस्म का, अभिनेता का एक तरह से शरीर जो है ये इंस्ट्रूमेंट है। अभिनेता के ये दो हिस्से हो जाते हैं यहाँ पर जब वो कि कोई रोल कर रहा होता है। जन्म देने वाला ही एक तरह से जब जन्म लेता है, जन्म देने की ट्रेनिंग और एजुकेशन क्या होनी चाहिए, यानी वो जो एक्टर एक उस तरह से क्रिएटर के रूप में जो होता है वो एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, उसकी बड़ी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और दूसरा जो जन्म लेता है, जो ये शरीर है, जो ये आवाज है, जो बॉडी है, जो इमोशंस है, जो थॉट प्रोसेस है, और जो फिर वो कैरेक्टर बनता है एक तरह से, वो तो उसकी एक दूसरी तरह की, तो दो धाराओं की ट्रेनिंग एक तरह से उसको चाहिए। किसी एक से काम नहीं चलेगा, एक होगा तो एक ही चीज ज्यादा अगर उसकी पुख्ता हो पाई तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं किसी, या तो इंटरप्रिटेशन में अगर आप एक तरह से देखें कि एक्टर को एक क्रिएटर के रूप में देखेंगे तो उसकी इंटरप्रिटेशन में कमी दिखाई देगी, और अगर उसको खाली अगर उस चीज पर अगर उसके इंस्ट्रूमेंट को देखें तो अगर वो सारी चीजें बहुत अच्छा क्रिएटिवली सोच पा रहा है लेकिन वो सोच को अपने अंदर अपने भीतर आत्मसात नहीं कर पा रहा, उसे ढाल नहीं पा रहा है, तो वो भी उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। ये दो चैलेंज एक साथ उसके सामने मौजूद हैं, और दोनों मिलकर मतलब एक तरह से अगर जन्म लेने वाला कैसे हैमलेट को धारण करता है और जन्म देने वाला कैसे हैमलेट को इंटरप्रेट करता है,
अगर एक रोल को की मिसाल हम अपने सामने रखें, और दोनों मिलकर हैमलेट को फिर कैसे पालते पोसते हैं, मतलब रिहर्सल के पहले दिन से लेकर आखिरी शो के दिन तक। सो इस सारी प्रोसेस में वो उस कैरेक्टर को लेकर, जो एक्टर है वो किस तरह से उसको लेकर आपकी पूरी प्रोसेस में आगे चलता है, और फिर शोज के बाद क्या होता है जब इसको ये कैरेक्टर छोड़ना पड़ता है, तो उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है। सो एक्टर और कैरेक्टर के बीच का जो रिश्ता है वो कैसे बदलता है, या ये कि ये यात्रा कहाँ जाके खत्म होती है और फिर कहाँ से किसी दूसरे कैरेक्टर की या तलाश शुरू होती है कैरेक्टर को। ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने वाले लोग जो हैं उनके बहुत सारे रास्ते हैं, और उनमें से कुछ लोगों का रास्ता यहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ आ जाता है, जहाँ मैं भी एक्टिंग की क्लास लेता हूँ। और अगर हम परफॉर्मेंस को क्रिएटिव प्रोसेस के रूप में अगर मानते हैं, तो उस तक पहुंचने के लिए क्रिएटिव एक्टर की जरूरत होती है, और उसको फिर समझना हम यहाँ पर, जब हमारे छात्र यहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लेते हैं, तो फिर इस प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं कि परफॉर्मेंस अगर एक क्रिएटिव प्रोसेस है तो जाहिर है उसके लिए क्रिएटिव एक्टर चाहिए, और क्रिएटिव एक्टर की प्रोसेस फिर क्या होनी चाहिए। तो एक्टर के लिए, चूंकि हमारे पास जितने भी ज़्यादातर लोग जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आते हैं ये एडल्ट एक्टर्स होते हैं। सो एडल्ट एजुकेशन है एक तरह से एनएसडी की एक्टर्स के लिए, और ये एडल्ट लोग जो आते हैं एक तरह से इनका कुछ कुछ तो थिएटर से सरोकार रहता है और कुछ कुछ नहीं भी रहता, कुछ नई चीज़ें भी होती है। तो जाहिर है उसी को हल करने के लिए, उसी को ढूंढने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करते हैं। तो एक क्रिएटिव स्टेट की तैयारी शुरू की जाती है, तो उससे हम उसको एक लक्ष्य रखते हैं, मतलब एक एक्टिंग टीचर के रूप में, कि इन स्टूडेंट्स को हम कैसे एक क्रिएटिव स्टेट ऑफ माइंड, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस तक कैसे ले जाएं। जैसे कि अभी मैं आपके सामने इस वक्त में जैसे बात कर रहा हूं, तो मैं एक एक्चुअल इस स्थिति में हूँ, इस सूरत में, एक तरह से एक फैक्चुअल है, ये फैक्ट है कि मैं बात कर रहा हूँ, और आप कहीं, वो भी फैक्ट है कि आप कहीं और सुन रहे हैं। तो ये एक एक्चुअल स्टेट ऑफ माइंड और एक्चुअल स्टेट ऑफ प्रेजेंस है इस वक्त में हमारे बीच में, और ये रोजमर्रा की उस तरह का के जीवन से जुड़ी हुई चीज है। लेकिन अब क्रिएटिव स्टेट ऑफ माइंड और इमेजिनेटिव स्टेट ऑफ माइंड, या फिक्शन से जुड़ा हुआ या गिवन स्टेट ऑफ माइंड जिसको आप कहते हैं, जैसे द वर्ल्ड ऑफ ड्रामा, जो थिएटर का, ड्रामा का, परफॉर्मेंस का या नाटक का, जो वो उसकी जो दुनिया है, उस दुनिया की तरफ कैसे ले जाया जाए इन लोगों को जो ये हमारे पास आते हैं, इन स्टूडेंट्स को इनकी ट्रेनिंग किस तरह से शुरू की जाए, तो वो उस दुनिया तक कैसे पहुंचाए जिसमें इस नाटक में ये रोल कर सकें, और बिल्कुल क्रिएटिव प्रोसेस, अपनी क्रिएटिविटी को उस क्रिएटिव प्रोसेस के अंत तक लेकर जा सके। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बुनियादी चीज़ें अगर हम उस पे एक्टर में यहाँ पर आने के बाद जो पहली चीज़ जो फेस करनी पड़ती है कि क्या एक्टर की जो एबिलिटी टू फोकस इन दिस गिवन और इमेजिनेटिव और दिस वर्ल्ड ऑफ द प्ले, ये कितना वो फोकस कर पाता है, कितना वो ध्यान लगा पाता है, ध्यान दे सकता है। और इस ध्यान को सामने रखते हुए यहाँ से जैसे काम शुरू किया जाता है, तो जाहिर है बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। फोकस की प्रॉब्लम जो है कि फोकस चाहिए कि अगर ध्यान लगेगा तो ही हम सोच पाएंगे, तो ही हम महसूस कर पाएंगे, तो ही हम एक उस तरह की प्रोसेस के अंदर अपने आप को ले जा पाएंगे। तो ध्यान क्यों नहीं लगता, क्या हो जाता है कि ध्यान नहीं लगता, ये इस चीज़ को हम ढूंढते हैं कि ध्यान क्या चीज़ होती है। एक तरह से फोकस किस चीज़ को कहते हैं। तो मन नहीं लगता, किसी का मन नहीं लगता, थोड़ी देर लगता है फिर हट जाता है, किसी को टेंशन हो जाती है। क्योंकि मैं ज़्यादातर नए साथियों के लिए ही आज बातचीत कर रहा हूँ, जाहिर है जो लोग काम कर चुके हैं या कर रहे हैं उनके लिए ये बातचीत उस हद तक नहीं होगी। तो ये कि मन नहीं करता या कोई टेंशन है या करता हूँ तो होता नहीं, और जब हो सकता है, होने का एहसास होता है, तब ऐसी सूरत नहीं होती कि मैं कुछ अपने किसी एक्शन में जा पाऊँ।
तो ये इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे इस क्लास के अंदर एक तरह से पैदा होते हैं। तो हम ये इस बात को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सी परेशानियां हैं जिसकी वजह से हम ध्यान नहीं लगा पाते। तो ध्यान लगाने की एक प्रोसेस, सबसे पहली प्रोसेस शुरू हो जाती है हमारी, और इसमें फिर ये समझ में आता है कि किसी की कुछ टेंशन्स का इस एरिया होता है, तो क्या टेंशन्स है फिर बॉडी के अंदर, क्या टेंशन है जो इंसान की दिमाग के अंदर है। तो एक्टिंग अपने आप में एक बड़ी ही टेंशन का मुद्दा है कि आपको सामने जाना होता है, आपको दूसरों को फेस करना होता है, तो ये एक दूसरा टेंशन का मुद्दा होता है। तो एक तरह से ये जो प्रोसेस फिर ध्यान लगाने वाली होती है, तो इसके ऊपर हम स्टूडेंट्स को और अपने साथियों को जो भी है लेकर आते हैं, और फिर धीरे धीरे बॉडी के ऊपर काम शुरू होता है। तो कैसे ये जो टेंशन हैं ये कम करें, जो हमने कंधों पर टेंशन लेकर उठाए हुए हैं, जो हमारी गर्दन में जाके मतलब एक तरह से घर कर गए हैं, बैठ गए हैं, ऐसे टेंशन जो हमारे यूं माथे पे पूरे दिमाग को निचोड़ के इस जगह पर लेकर आए हुए हैं, वो क्या है। हम जब बोलते हैं तो इन जगहों को क्या होता है, ये कहाँ कहाँ के टेंशन है, ये जबड़े क्या कर रहे हैं और मुंह क्या कर रहा है, और पूरे शरीर में, पूरी बॉडी के अंदर, मतलब हर एक हिस्से को अलग अलग करके देखने की ये प्रोसेस शुरू होती है। जैसे मुझे अच्छे से ये भी याद है कि कई बार क्लासेस में कई बार ऐसी भी चीज़ हो जाती है शुरुआती दौर में, और कई जगहों पे हमने उस तरह से देखा भी है कि शुरुआती दौर में जब हम उनको कोई भी वार्म अप में और किसी भी चीज़ में जैसे शामिल करते हैं, तो वो जब करते हैं, चूंकि वो एक आदत बनी हुई होती है कि मैं कर कुछ रहा हूँ, सोच कुछ रहा हूँ, महसूस कुछ कर रहा हूँ, तो ये जो तीनों का तालमेल नहीं होता अपने आप में एक तरह से। मैं तो हाथ यूं हिला रहा हूँ, पर मैं क्यों हिला रहा हूँ, क्योंकि हिलाना होता है। क्यों हिलाना होता है, क्योंकि हमें यही कहा जाता है हिलाओ, नहीं तो हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, अपने आप को चार्ज कर रहे हैं, अपने आप को। लेकिन अब इस हाथ हिलाने से मुझे क्या मिलेगा, इस हाथ में ये हिलाने में कितनी चीजें शामिल हैं, कितनी जॉइंट्स शामिल हैं, और कितने मसल्स शामिल हैं, कितने सेंसर्स इसके अंदर मौजूद हैं, और उन सेंसर से मेरा कोई यहाँ का इधर का दूसरा कोई कांटेक्ट है नहीं, उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। तो एक तरह से ये सेल्फ की एक उस लेवल पर एक ऑब्जर्वेशन शुरू होती है, क्योंकि जब तक हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते तो मैंने ये हाथ ऐसे क्यों किया और इसमें मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर मेरा कोई ऑब्जर्वेशन इसके साथ में नहीं जुड़ा हुआ, अगर मैं इसके अंदर की अकड़न को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर इसको हिलाने का मेरा मतलब नहीं है। कुछ मतलब तो निकलेगा, लेकिन इससे उतना मतलब नहीं निकलेगा। मुझे ये नहीं महसूस होगा कि आज मुझे थोड़ा आगे बढ़ना है, मुझे ये महसूस नहीं होगा कि ये तो उतना ही हुआ, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये जो अपने साथ में एक डायलॉग क्रिएट करना, अपने एक एक मसल को एक अपने क्या कहते हैं उसको जॉइंट को देखना, और पूरी बॉडी को रिलैक्स करना, और फिर धीरे धीरे अंदर के टेंशन को भी उसी तरह से छोड़ना। और ये टेंशन ऐसी चीज है ये जो एकदम एक्टर के अंदर, चूंकि वो पहली चीज होती है कि हमें सामने जाना है, तो ये बहुत बड़ा टेंशन का मुद्दा तो होता ही है, तो ये एकदम सामने आ जाता है। तो इस जगह से फिर हम धीरे धीरे उस प्रोसेस में जाना एक्टर का बहुत जरूरी होता है कि जहां वो अपने आप को रिलैक्स कर सके, जहां से उठने के बाद अगर वो कई मतलब एक तरह से बाकी लोगों के सामने आए और जाए, तो उसके दिल की धड़कन उस लेवल तक न हो या उतनी ना हो, वो धीरे धीरे कम कैसे हो, और फिर एकदम जैसे वो टेंशन किस तरह से आते हैं। टेंशन की तो बहुत सारी बैकडोर एंट्री हो जाती है, आपने बहुत रिलैक्स किया और आप बहुत अच्छे से अपने आप को रखे हुए हैं, लेकिन जैसा ही आप खड़े होते हैं आपको पता ही नहीं चलता, आप बात करते हैं तो बात करते करते कब आप में वो टेंशन जो है वो एकदम आके क्रिएट कर लेता है और आपके बॉडी के अंगों को एक तरह से जकड़ना शुरू कर देता है। और जब तक वो जकड़ा रहेगा, चाहे साइकोलॉजिकल टेंशन हो चाहे फिजिकल टेंशन हो, और ये दोनों जो है ये साइकोफिजिकल है, ये अंदर का टेंशन बाहर को पकड़ता है, शरीर को पकड़ लेता है, और शरीर का टेंशन जो है वो अंदर से दिमाग को भी एक तरह से पकड़ लेता है। तो ये फोकस करने की प्रॉब्लम जो है इसके ऊपर, और फिर इस टेंशन से के ऊपर अपने आप को ले जाना और उनके प्रति अपनी अवेयरनेस बढ़ाना,
फिर उस अवेयरनेस के साथ साथ इसी प्रोसेस में एक ऑब्जर्वेशन नाम की चीज दूसरी जो है वो बहुत अच्छे से बढ़नी शुरू हो जाती है। ये ऑब्जर्वेशन अपने प्रति ऑब्जर्वेशन बढ़ती है, उससे एक अवेयरनेस क्रिएट होती है कि अभी मैं ऐसे बैठा हूँ, अभी मैं ऐसे खड़ा हूँ, अभी मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, अभी मैं इस तरह से चल रहा हूँ। तो ये एक अवेयरनेस का घेरा जो है धीरे 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 एक्टर के आसपास में बनना बहुत जरूरी है। और उसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारी चीजें जो है अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो बहुत सारे एक्टर्स बोलते हैं कि भैया हम तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि जब हम किसी चीज को देखते हैं, जब हम देखते हैं तो फिर उस देखने में हम क्या रजिस्टर करते हैं। मैं अपने हाथ में क्या देखता हूँ, मैं उस चेहरे में क्या देख रहा हूँ, मैं अपने इस चेहरे में क्या देख रहा हूँ। ये जो मेरा चेहरा है इसमें, तो मेरे चेहरे में बहुत कुछ है। मैं इसके नाक पर देख रहा हूँ, अरे नाक की इस जगह पर भी कितना कुछ है, बहुत कुछ है। सो मैं क्या एग्जैक्टली देखना चाह रहा हूँ, तो वो मुझे और उसकी गहराई तक जाने के लिए जरूरी है। तो यानी जो आप देख रहे हैं वो आप रजिस्टर करेंगे, अगर अच्छे से रजिस्टर करेंगे तो वो आपके मौजूद रहेगा, रिटेन होगा, वो जाके बैठेगा, वो जगह पाएगा आपके दिमाग में। और जगह तभी पाएगा जब आप इधर उधर से मुक्त होंगे, इस मुसीबत से, टेंशन से, बॉडी को एक तरह से मुक्त रखेंगे तो वो जगह पाएगा। जब वो जगह पाएगा आपके मतलब ऑब्जर्वेशन से, फिर जब आप रजिस्टर करोगे और जब आप उसको रिटेन करोगे और फिर जब आपको वो याद करोगे, उससे फिर दोबारा से याद रखना होगा, तो वो बहुत आसानी से आएगा। तो एक तरह से ये जो एक कई सारे एलिमेंट्स का एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जगह पे आ जाते हैं। वट एवर यू डू इट प्रॉपरली। ये एक दूसरा हमारा होता है कि भाई किसी भी चीज को आधे मन से मत करो, आधे दिल से मत करो, फिर मत करो। न करना बेहतर है आधे मन से करने से, क्योंकि उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि हम फिर हम कोई फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि आधे मन से हो रहा है। हम क्यों कर रहे हैं, किस जगह के लिए कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये फिर हमारे फोकस से आधा मन होता है तो वो हट जाता है। तो इसलिए पूरे मन से यानी कंप्लीटली फुल्ली एंड होलली उसको एक चीज को करने की कोशिश करना। फिर हम इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा बातचीत होती है और इसको समझने की कोशिश की जाती है कि ये क्या रिश्ता है ऑब्जर्वेशन का और फिर ध्यान लगाने का, कंसंट्रेशन का और रिलैक्सेशन का। ये तीनों अगर बिंदु जो है ये एक जगह पर जब इनमें से कोई भी खिसक जाए, जैसे मान लीजिए ऑब्जर्वेशन, अगर आपकी किसी चीज को आप देख रहे हैं या किसी चीज को आप सुन रहे हैं, ऑब्जर्वेशन आपकी खत्म हो गई तो आपका मन हट जाता है। अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं तो आपने वो देखना बंद कर दिया कि उसमें तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो देखना जो है वो आपका बंद हो जाएगा। तो जाहिर है फिर आप तो खाली देख रहे हो उस तरफ, तो वो खाली एक तरह से ताक रहे हो तुम, बट उसके अंदर से कुछ ढूंढ नहीं रहे हो, कुछ खोज नहीं रहे हो। दूसरा एरिया जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन, जैसे आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती है तो आप और कॉन्सेंट्रेट करते चले जाते हैं और कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ता जाता है। और जितना आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा और आप इन्वॉल्व होते जाएंगे, आप उतने और रिलैक्स होते चले जाते हैं, आपकी रिलैक्सेशन और बढ़ती चली जाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये तीनों ऐसे मतलब एक पॉइंट्स हैं, जिन तीनों ऐसे एरियाज हैं जिनको एक साथ जब हम ऑपरेट करना जो है वो एक्टर का बहुत जरूरी होता है, बहुत लाजमी होता है। और इन तीनों एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करना और उसको धीरे धीरे अचीव करने से ही हम उस अपने असली लक्ष्य तक जा पाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारा इमेजिनेशन। क्योंकि इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर हमारा इमेजिनेशन काम करता है। हर एक बिंदु उसके अंदर, हर एक पॉइंट उसके अंदर क्रिएट करने के लिए ये इमेजिनेशन का, इस इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर इमेजिनेशन का बहुत बड़ा काम है। लेकिन जब हम इन तीनों चीजों को एक रिलैक्स्ड माइंड से जाएंगे, एक कॉन्सेंट्रेटिव माइंड से जाएंगे, एक ऑब्जर्विंग उस तरह से कैपेसिटी को साथ में या उस एंगल को साथ में लेकर जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा हमारा एक तरह से वो बन पाएगा। उसमें हम उस इमेजिनेशन की तरफ जा सकते हैं। तो फिर इमेजिनेशन वाले एरिया के अंदर हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है और इसमें उसको थोड़ा सा कैसे एक तरह से अनलॉक करना है। जब अब हमारा एक तरह से काम कर रहा है, हमारी ऑब्जर्वेशन भी काम कर रही है, तो जाहिर है तो हमारा इमेजिनेशन उसी हिसाब से और बढ़ेगा। हम अच्छे से याद भी रख पा रहे हैं तो हम वो याद रखना भी हमारे उस काम में आएगा। हम अच्छे से ध्यान लगा सकते हैं और दो देर तक सोच सकते हैं और समझ सकते हैं, तो वो भी हमारे इस इमेजिनेशन के इस एरिया के अंदर काम करना शुरू कर देगा। और इमेजिनेशन को और
लाइव बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज मुझे लगती है वो यही है कि इमेजिनेशन के साथ साथ फिर अपने सेंसेस को उसके अंदर लाना, उस ट्रेनिंग के अंदर लाना, सेंसेस का भी उसके अंदर आना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का वक्त शायद नहीं है, क्योंकि ये फिर सेंसरी एक्सरसाइज जो है ये फिर उसके साथ लाओ। और फिर एक्टर चूंकि पहले अपने आप का फोकस कर रहा होता है, तो अभी भी उसके अंदर हल्का फुल्का आप कह सकते हैं कि टेंशन या उस तरह की चीज़ें कभी कभी आ जाती हैं, कभी कभी उसका ध्यान टूट जाता है, और उसका ध्यान धीरे धीरे बढ़ता चला जाना चाहिए, ये कोशिश लगातार रहती है। तो जब सेंसेस को हम उसमें शामिल करते हैं तो सेंसेस हमें एक और सहारा मिल जाता है, एक तरह से इमेजिनेशन को और काम करने का सहारा मिल जाता है। तो हम देखते क्या हैं, हम महसूस क्या करते हैं, हम छूते हैं तो हमें क्या मिलता है उससे। तो ये एक तरह से इस अपने आसपास की दुनिया को भी महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा ये भी हमें महसूस होता है कि जैसे कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, और क्या छूते हैं, और क्या सूंघते हैं, क्या टेस्ट करते हैं, या क्या सोचते हैं कि अंदर से भी। तो ये सारी चीजों पर धीरे धीरे एक्सरसाइज हमारी और खुलती चली जाती है। और फिर दिमाग जो है वो किसी भी चीज पर जब ध्यान लगाता है तो उसको बहुत सारा मटेरियल आपने, अगर मैं अभी सुनना शुरू कर दूंगा तो जाहिर है बहुत सारी, आप सभी जानते हैं कि कितनी सारी साउंड्स हैं और कितनी सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं, और मैं इनको कितना एग्जैक्टली सुन सकता हूँ और अपने काम में ला सकता हूँ। तो ये इमेजिनेशन को धीरे धीरे खोलना, ये धीरे धीरे दिमाग में बनना शुरू हो जाता है। सो दिमाग में सब पिक्चर साफ होने लगती है, बहुत सारे विजुअल्स आने लगते हैं। तो ये सारे विजुअल्स जब दिमाग में चलते हैं तो इसको हम, इन एक्सरसाइज को हम कई बार एक्टर्स को थोड़ा सा और शार्प करने के लिए वर्बलाइज करवाते हैं कि वो क्या सोचते हैं। तो ऐसी एक्सरसाइज भी होती है कि वो अपने, वो क्या चीज देख रहा है, वो जो चीज सामने नहीं है पर वो देख रहा है और वो क्रिएट कर रहा है उसे। तो वो जो क्रिएट कर रहा है उसके बारे में लगातार बोलना, या उसको तब तक बोलते रहना जब तक कि उसको, मतलब कैसे वो इमेजिनेशन उसका एकदम पुख्ता जब हो जाता है तो वो फिर उसकी ऑब्जर्वेशन जो होती है वो एक तरह से अनएंडिंग होती चली जाती है, वो सीरीज में चली जाती है, एक चीज से दूसरी का सिरा जुड़ता है, दूसरी से तीसरी का, और ये सारा प्रोसेस आगे बढ़ता है। लेकिन सब कुछ दिमाग में है, इमेजिनेशन में है। तो अगली प्रॉब्लम एक्टर की सबसे बड़ी क्या होती है कि भाई उसने तो कॉन्सेंट्रेट भी कर लिया, ऑब्जर्व भी कर लिया और फोकस भी कर लिया, लेकिन अब इमेजिनेशन में भी वो जा सकता है, वो आसपास की चीजों को एकदम दिमाग के अंदर दोबारा से डिटेल के अंदर क्रिएट कर सकता है, दिमाग के अंदर ला सकता है। लेकिन अब जैसे ही वो उसको करना शुरू कर देता है, जब वो आसपास में देखना शुरू करता है, तो ये जैसे मैं यहाँ बैठा हूं, तो अगर मैं यहाँ आसपास में पानी देख रहा हूं तो इस पानी का एहसास उसकी बॉडी को नहीं होता। वो जाहिर है उसके दिमाग में तो वो एहसास है, उसके अंदर मौजूद है, लेकिन उसकी बॉडी में वो कैसे आए। तो ये एक दूसरी प्रोसेस शुरू हो जाती है कि आप किसी चीज को कैसे उस प्रोसेस में लेकर आओ कि वो तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में नहीं हो। जैसे वो कहते हैं ना कि वो एक्टर्स अक्सर, ये भी कभी कभी होता है, कभी या तो बहुत नीचे देखते हैं या बहुत ऊपर देखते हैं, डायरेक्टली नहीं देखते, तो हम ऐसे भी कभी बात करते ही हैं उनसे कि सीधा देखो और वहां पर तुम्हें दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर वो सीधा देखेगा उसको दिखाई देना बंद हो जाएगा, क्योंकि आगे से बहुत सारे और डिस्ट्रैक्शंस हैं। लेकिन अगर उसने अपना इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांगली क्रिएट किया हुआ होगा तो आगे से जो भी होगा और उसमें तो वो उसे उतना डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और शुरू शुरू में मतलब इस तरह की बहुत सारी और एक्सरसाइज साथ में चलती है। तो ये प्रोसेस शुरू होती है कि आपके दिमाग में तो है पर आपकी बॉडी में कैसे आएगा। अब बॉडी के बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लॉक्स हैं, और बहुत सारे कई कई बॉडी जो है वो एक तरह से उसके अंदर पूरा फ्लो कैसे बने, वो कैसे महसूस कर सके। तो ये कि अगर मैं यहाँ पानी में बैठा हूँ, ये मेरे आसपास में पानी है और मैं थोड़ी सी जगह है जहाँ मैं सुकून में बैठा हूँ, मैं कैसे खेल रहा हूँ। तो ये एहसास आना, तो धीरे धीरे एलिमेंट्स के बारे में, उनके बारे में मतलब उसका एहसास जो है वो बढ़ाना। तो इस तरह से जैसे आप छूने में, तो पानी की नेचर क्या है, पानी ठंडा है, गर्म है, और पानी जो है वो कैसे गीला करता है, पानी का सेंसेशन किस तरह से बॉडी के ऊपर आता है, पानी का सेंसेशन दूर का क्या है, पास का क्या है, थोड़ा सा डुबोने से हाथ पे क्या आता है, पूरा डूबने से क्या होता है। और धीरे धीरे सेंसेशन
जो एक एक सेंसेशन के ऊपर धीरे धीरे फोकस करते हैं। कभी छूने के सेंसेशन पर पूरी क्लास जैसे चले, पूरे 2 घंटे काम करते रहो, और उसके साथ किसी एक एलिमेंट को लेकर काम करो, फिर दूसरे एलिमेंट को लेकर काम करो। तो सभी सेंसेस के साथ अलग अलग एलिमेंट्स को, यानी एक्टर का अपना आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, अब एक्टर का वो एलिमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरह से एक्टर के लिए उस जगह पर उसकी ट्रेनिंग के लिए वो एलिमेंट, उसकी नेचर, उसका उसका मतलब जो भी उस एलिमेंट की नेचर होगी उसको और समझने की कोशिश करता है। इसलिए अब उसके पास एक और चीज है जो जिस पर वो ध्यान दे रहा है। अब वो पानी पर ध्यान दे रहा है, अपने आप का नहीं देता। तो जब वो अपने आप पर ध्यान ना देकर पानी पर ध्यान देगा तो जाहिर है वो और उसके अंदर जब इन्वॉल्व होगा तो उसका जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ये थोड़ी सी और कम होगी, और वो और रिलैक्स एक तरह से होता चला जाएगा। तो हम कैसे मतलब एक एक चीज में और उसको आगे इन्वॉल्व करते चले जाते हैं, और उसको किस तरह से और रिलैक्स करते चले जाते हैं, और किस तरह से और वो उसके अंदर अपना फोकस जो है वो बना पाता है। तो ये एक मतलब प्रोसेस शुरू होती है। नहीं तो आप ये महसूस कर रहे हैं, आपके दिमाग में भले ही पानी है, लेकिन आप उसको जो दिमाग में है उसको आंख के सामने पैदा करना, आंख के सामने ले आना। सो उस इंडिकेशन से क्या मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ है पर मेरे आसपास में अपनी आंख से नहीं देख सकता, तो मैं अपनी आंख से पानी नहीं देख सकता। सो पानी क्या होता है, कैसे लहरें होती हैं, कैसे तरंगें चलती हैं, क्या नेचर है, क्या कल, यानी किसी एक एलिमेंट को लेकर इतना सोचो कि धीरे धीरे वो एलिमेंट जो है उसको जगाने के लिए तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारी बॉडी के अंदर उसको उसका एहसास लाने के लिए तुम्हें कोई अपनी तरफ से जोर ना लगाना पड़े, कोई पुश ना करना पड़े। वो अपने आप में वो एलिमेंट तुमसे बोले, एक तरह से वो एलिमेंट तुमसे बोले कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए मौजूद हूँ, तुमने मुझे इतना क्रिएट कर लिया है। और जब तुम उस लेवल पर क्रिएट कर लेते हो उस एलिमेंट को, तब वो एलिमेंट तुम्हारी बॉडी के अंदर आ जाता है। तो तुम्हारी उस एलिमेंट के साथ जो फिजिकल लाइफ है वो जगने लगती है। तो ये एक तरह से ये फिजिकल लाइफ जो है, तो तब जाके आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक एक्टर का हम उसका जो है वो एक तरह से वो एक पूरी प्रोसेस जो है उसकी, अब इमेजिनेशन भी उसके पास आया, पर उस इमेजिनेशन को वो सिर्फ दिमाग में नहीं रखे हुए है, वो सिर्फ उसको इंडिकेट नहीं कर रहा है, वो उसको वाकई रिक्रिएट कर रहा है उस अपने इमेजिनेशन को अपने आसपास। तो इस तरह की लगातार एक्सरसाइज चलती है अलग अलग तरह के वार्म अप करने के बाद या उसके साथ साथ में। तो ये एक तरह से ये बेसिक प्रोसेस है सेल्फ की। तो आप अपने, अच्छा इसमें बहुत सारी चीजें एक्सरसाइज ऐसी भी होती है जो भीतर से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि मान लीजिए आपका अंदर में कोई तकलीफ है, अंदर में किस तरह का सेंसेशन है, किस तरह की तकलीफ है, या अंदर से आप एक बिल्कुल उड़ान महसूस करते हैं। तो ये उड़ान क्या होती है, ये एक बहुत बड़ा शब्द है, और इस शब्द को डिकोड करना, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके देखना, इस उड़ान में किस किस तरह के एहसास है, कैसे सेंसेशंस मेरे अंदर क्रिएट हो रहे हैं, किस तरह का एहसास हो रहा है मेरे दिमाग से लेकर, शरीर से लेकर, मेरे इमोशन और जज्बात तक में। तो इस तरह से डिटेल में जाना और डिटेल में ले जाना एक्टर्स को, जिसके जिसकी जरूरत होती है एक्चुअली उनको एक तरह से इस काम के लिए जो वो काम कर रहे हैं। और फिर अगर मान लीजिए वो देखते हैं तो ये अलग अलग एलिमेंट्स क्या हैं, आग क्या है, पानी क्या है, मिट्टी क्या है, हवा क्या है, ठंडा क्या है, गर्म क्या है, अंधेरा क्या है, रोशनी क्या है। तो ये सारे अंदर भीतर क्या है मेरे और बाहर क्या है। तो जब एक्टर के पास इतने एलिमेंट होते हैं तो वो खाली नहीं रह सकता, वो हर वक्त उसके पास कुछ कुछ ऐसे चीजें, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको वो दोबारा किसी भी वक्त में, किसी भी क्षण में वो उसको फिर से रिक्रिएट कर सकता है, और उसको एक अपनी फिजिकल लाइफ भी देख सकता है। तो ये जो उसकी फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्स जो है वो उसमें भी जाते हैं, जो उसकी क्वालिटीज है एलिमेंट्स की वो उस पर भी जाते हैं, और हाउ इम्पोर्टेंट आर दे एंड हाउ इम्पोर्टेंट आर दे एंड दे आर अराउंड यू, वो आपके आसपास में है। अगर उनको तुम जगह दे सकते हो तभी वो भी तुम्हें जगह दे पाएंगे। उनको जितना तुम जानोगे उतना ही वो तुम्हारे और करीब आएंगे। तो ये एलिमेंट्स एक्टर का एहसास होता है कि मैं सिर्फ अकेला मैं ही नहीं हूँ, सब कुछ मैं नहीं हूँ, मेरे आसपास की दुनिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे उस पर पूरा ध्यान देना है ताकि वो फिर मेरे काम आ सके।
तो ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है। और फिर जब हम इस सर्कल को पूरा कर लेते हैं एक तरह से, ध्यान लगाने से, ऑब्जर्व करने से, और क्या कहते हैं, रिलैक्स करने से, इमेजिनेशन को पहले थोड़ा सा पुख्ता करते हैं, फिर इमेजिनेशन को अपने आसपास में रिक्रिएट करते हैं, और उसको जब रिक्रिएट करते हैं तो फिर हमारी बॉडी के अंदर उसका एहसास आता है, हमारे वजूद के अंदर एहसास आता है। और फिर जब इस प्रोसेस से गुजर जाते हैं तो फिर हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक दूसरे एक और मुद्दे की तरफ आते हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है, और विल क्या है, इच्छा क्या है, इंस्पिरेशन क्या है, और ये किस तरह से हम अपने इच्छा को डिसिप्लिन करें। क्योंकि थिएटर एक ऐसा मीडियम है, एक्टर का मीडियम ये है कि उसको एक गिवन टाइम के ऊपर अपना एंट्री लेनी होती है, और उस गिवन टाइम के ऊपर ही उसको तैयार रहना होता है। उस वक्त वो ये नहीं कह सकता कि मैं इंस्पायर नहीं हो रहा हूँ, मेरी इच्छा नहीं हो रही है, मैं कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो एक तरह से ये जो इच्छा है, और खास तौर से हमारे जैसे इस समाज में जो एक्टर्स आते हैं, उन्होंने बहुत नाच सुनी होती है जिंदगी में, उनकी बॉडी का रेजिस्टेंस, अंदर से फीलिंग का रेजिस्टेंस, माइंड का रेजिस्टेंस, तो तरह तरह के रेजिस्टेंसेस जो है वो उनसे एक्टर जूझता है एक तरह से, उनसे उसकी एक हाथापाई होती है। पर इन्हीं रेजिस्टेंसेस को हटा के उसको अपनी इच्छा को एक जगह पर स्थिर बनाना पड़ता है, और उसको जगाना पड़ता है, और उसको जगाने के लिए वो प्रोसेस शुरू करता है। तो एक्टर एक इस प्रोसेस को समझता है कि शुरू किससे करूं। किसी को अच्छा लगता है कि मैं तो रिलैक्स करने से मेरा मेरा काम बहुत जल्दी होता है, तो एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद योरसेल्फ, ये शुरू हो जाता है हमारी इस तरह से इस प्रोसेस के साथ में, कि कहाँ एक अपना तरीके से एक अपनी प्रोसेस बनाई जाए, जिसमें कि मेरी इच्छा जो है वो मेरी मर्जी के हिसाब से चल सके, वो अपनी मर्जी से मुझे ना चलाए, जैसे कि पहले मैं उसमें उसकी मर्जी से मैं मतलब परेशान होता था, या उससे मैं मुकाबला नहीं कर सकता था। तो डिसिप्लिन, विल और फिर स्पॉन्टेनिटी, ये जो हर मोमेंट टू मोमेंट चीजों को देखने की, डिटेलिंग की, उसके अंदर जाने की जो क्वालिटी जब एक्टर के अंदर पैदा हो जाती है, तो फिर उसके अंदर डिसिप्लिन भी होता है, इच्छा भी होती है, और स्पॉन्टेनिटी भी आती है, और वो उसमें एक तरह से मजे भी ले रहा होता है अपने काम के साथ। और यही एक तरीके से पहला पड़ाव जो होता है हमारा एक्टर्स के साथ, कि कॉन्शियस मीन्स टू सबकॉन्शियस। हम अपनी इस इच्छा को अपने हाथ में, अपने सबकॉन्शियस को जो हम जगाते हैं, उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही कॉन्शियस प्रोसेस है, एक प्रॉपर प्रोसेस है। और उस प्रोसेस को वेरिएशंस के साथ, क्योंकि एक ही प्रोसेस सभी एक्टर्स पर लागू नहीं होती, जाहिर है हर एक्टर उसको अपनी वेरिएशन के साथ लेकर आगे बढ़ता है, तो फिर एक्टर एक तरह से जुड़ पाता है अपने सेल्फ के साथ, और अपने जो इनर वर्ल्ड है उसके साथ, अपने बाहर के दुनिया के साथ। और जब वो इसके साथ कंस्टेंट डायलॉग तैयार करता है, तो एक तरह से उसकी टोटल वो एक तरह से वो पूरी मिट्टी तैयार हो जाती है, जो पहले फेज में एक्टर का काम होता है उसके लिए। तो फिर क्रिएटिंग दिस कांस्टेंट डायलॉग विद द वर्ल्ड इनसाइड एंड द वर्ल्ड आउटसाइड, ये शुरू हो जाता है, और वो अवेयरनेस शुरू हो जाती है। और जब खुद को आप सही से अच्छे से समझ पाने की प्रोसेस में जाते हैं, तो तभी आपको पता चलता है कि रोल क्या है, कैरेक्टर क्या है, और उसमें और मुझ में क्या अंतर है, वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। सो ये तभी उसी सूरत में जाकर एक तरह से वो इस प्रोसेस में जा पाता है। तो खुद को जानना जो है हमारे इस प्रोसेस में एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। अपने आसपास को जानना बहुत जरूरी है, और फिर उसी से फिर देखना कि वो कैरेक्टर क्या है और उसका आसपास क्या है। सो ये इस रेजिस्टेंस को, अपने विल को तैयार करना, इस रेजिस्टेंस को तोड़ पाना, कि जब आपको लगे कि शरीर से पसीना निकालना है तो वो पसीना निकालो, जब उसको आपको लगे कि इस एक्शन में मुझे अपने हर पूरी शक्ति को लेकर, अपनी इच्छा को भी लेकर, अपने इंस्पिरेशन को लेकर, सब चीजों को लाकर करना है, तो ये प्रोसेस जब शुरू होती है। और जाहिर है इसके लिए फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव्स, जो चीजें काम करती है वो ठीक है, जो नहीं करती उनके ऑल्टरनेटिव ढूंढने पर एक तरह से ये एक्टर प्रोसेस में चला जाता है। नॉट जस्ट थिंकिंग बट डूइंग, करने से पता चलना चाहिए, करने करते पता चलता है। पहले तो ज्यादातर एक्टर्स आते हैं तो ज्यादातर सोचते हैं और बैठकर सोचते हैं, और या खड़े होते हैं तो खड़े ही हो जाते हैं। तो जाहिर है यहाँ हम बहुत भगाते हैं, दौड़ाते हैं, ये सब करते हैं,
जिसकी वजह से वो आदतें धीरे धीरे बदलती हैं और ये लगातार एक्शन के अंदर, काम के अंदर, टास्क के अंदर रहने की आदत बनती है और उससे एक नई तरह का विजन अपने बारे में, अपने सेल्फ के बारे में क्रिएट होता है। तो ये जो नई आदत बनती है, पुरानी आदत छूटने लगती है, तो वो बहुत नई होती है और जब वो बदलाव जो होता है वो ज़ाहिर है वो नया महसूस होता है, फ्रेश लगता है, सरप्राइजिंग भी लगता है कई बार, हैरान भी करता है कई जगहों पे, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे हमें छोटी-छोटी चीज़ें भी कई बार मालूम नहीं होती कि अगर हम अपने 2 या 3 सेंसेस को बिल्कुल बंद कर दें, तो चौथा सेंस कैसे काम करेगा और वो कितना कंपनसेट कर लेगा उन सेंसेस की क्या कहते हैं एब्सेंस को। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्टर के उसमें धीरे-धीरे समझ में आने लगती हैं। सो आँख से देखना, अगर आँख से देखना तो ज़ाहिर है सभी को आता है, लेकिन फिर एक्टर को ये एहसास जगने लगता है कि आँख से सुना भी जा सकता है। और एक नज़र में किसी के दिल में दिल की बात सुन लेना ही तो आँख का काम है। कान से सुनना तो सभी जानते हैं, लेकिन कान से दिखाई भी दे जाता है। किसी की पुकार जब हमारे कान में पड़ती है, तो उसकी क्या हालत है ये हमें सुनाई तो देती ही है, लेकिन दिखाई भी देने लगती है। तो यही तो इस पूरे के पूरे इस इंस्ट्रूमेंट का, इसका कमाल है, इसके अंदर यही तो जादू है और शायद इसीलिए ये एक्टिंग प्रोफेशन संभव है, इसीलिए थिएटर मुमकिन है। तो इसी वजह से ये इस तरह की एक्सरसाइजेज और इस तरह की पॉसिबिलिटीज एक्टर्स जो हैं वो अपने अंदर मांझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ज़्यादा आगे मुझे लगता है कि और नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी शेयर करने के लिए है तो बहुत सारा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रोसेस के बाद थोड़ा सा इसको और छोटा करके मैं इसको कल्बिनेट करने की कोशिश करूंगा अगले कुछ मिनट्स में। हमारा आज वैसे ही 10 मिनट लेट शुरू हुआ है सेशन। तो ये सब जब पूरी प्रोसेस से जब गुजर जाते हैं, तो उस सूरत में फिर हम इन एक्टर्स के साथ फिर एक तरह से इंडिविजुअली दोबारा से काम करते हैं। एक इंडिविजुअल काम जो है वो हम एक्टर्स के साथ फिर से शुरू करते हैं और ग्रुप में भी इम्प्रोवाइजेशन होती है और इंडिविजुअल इम्प्रोवाइजेशन भी होती है और इनमें हम लगातार उनको चेक करते रहते हैं। तो वक्त की कमी की वजह से मैं बहुत डिटेल में न जाकर मैं खाली ये बताऊंगा कि जैसे इमेजिनेशन के एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं एक्टर्स को टाइम टू टाइम जब हम उन पर इंडिविजुअली फोकस करते हैं। जैसे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, और उनके अंदर इमोशन भी बहुत सारा होता है, बहुत ज्यादा इमोशन होता है उनके अंदर। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि उनका इमोशन जो है वो एकदम उनको घेर लेता है, पूरा उनको एक तरह से अपने आप में लीन कर लेता है। तो ये भी एक धीरे धीरे एक्टर को इसमें अवेयर एक्टर को पता चलता है कि अच्छा मेरे अंदर बहुत सेंसिटिविटी है, बहुत इमोशन है, सो हाउ शुड आई कंट्रोल दैट। तो ये बहुत बड़ा एरिया है जिसको धीरे धीरे एक्टर जो है फिर वो सोचता है कि इमोशन को किस तरह से धीरे धीरे बिल्ड करना है और इसको कैसे कंट्रोल करना है, और इसे डरना भी नहीं है। ये इमेजिनेशन में आ रहा है तो आने दो। मैं चीजों के साथ, कोई एक एक्टर होता है वो चीजों के साथ बहुत जल्दी रिलेट कर लेता है आपने और फिर उसी में खो जाता है। तो धीरे धीरे इस तरह की तैयारी भी चलती है। प्रिटेंडिंग और फेकिंग करके है कि आपके जहन में कुछ नहीं है, दिमाग में नहीं है, आपने पूरी तरह से एक्सरसाइज को नहीं सोचा, आपने पूरी तरह से जिस दुनिया को क्रिएट करना चाहते हो वो आपने बहुत अच्छे से नहीं देखा और नहीं सोचा, तो तब भी आपको ये महसूस होने लगता है कि आप जो है आप प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि हाँ, जैसे कि मैं तो बिल्कुल बहुत अच्छे से जो नहीं है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रिटेंड करने की जो बीच-बीच में एक्टर्स में शुरुआती दौर के अंदर बार-बार ये प्रॉब्लम आती है, बार-बार जकड़ जाते हैं वो, उसमें वापस प्रिटेंड करने लगते हैं। तो उससे रोकना, उसे हटाना, ये एक प्रोसेस हमारी चलती है। नॉट बीइंग कैरिड अवे, सो इस पे मैंने बात कर ही ली कि एकदम किसी चीज में बह जाना, ये भी नहीं। बहुत सारे लोगों को डर फिर होने लगता है कि डर से, अरे सर मैं तो फिर वो हो जाता है ना मुझे, तो मैं तो इसलिए डर रहा हूँ। तो वो भी नहीं है कि अगर आप उससे भी मुक्त होना, उससे तब भी जरूरी है। अगर आप डरोगे कि मैं कहीं बह ना जाऊं, तो ये भी एक डर है। तो इस डर को भी सेटल करना, अपनी जगह पर रखना और देखना, करके देखना कि कितना बह सकता हूँ, कितना नहीं बह सकता। और फिर दूसरा उसके अपोजिट भी हो जाता है कई बार कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर मेरे इमोशन ही ना जगे, मैं इसको रोकता रहता हूँ तो इमोशन ही नहीं जगेगा।
तो ये भी एक प्रोसेस होती है कुछ एक्टर्स की कि जिनकी उनको लगता है कि नॉट बीइंग कैरिड अवे, सो वो भी उससे भी घबराना शुरू कर देते हैं और उससे भी एक प्रॉब्लम महसूस करते हैं। और फिर इसके अलावा एंटिसिपेशन जो एक बहुत एक्टिंग में जैसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब आप बहुत डिटेल में मोमेंट टू मोमेंट चीजों को जीने की उस अंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा करते अपने आप में, और उसको एक मोमेंट को पूरे भरपूर ढंग से उससे जीने की कोशिश नहीं करते जब, तो तब उस सूरत में फिर ये होता है कि आपके ये एंटिसिपेशन एक तरह से आने लगता है, क्योंकि आप एंड पहले ही जानते हैं, आप एंड की तरफ बढ़ते हैं, आप उसके बीच में एक मोमेंट में को अच्छे से एंजॉय नहीं करते, उसमें मजे नहीं लेते, फिर अगले मोमेंट पे भी नहीं जा पाते। तो ये एक प्रॉब्लम उस तरह की खड़ी होती है। तो इसको भी कोशिश करते हैं एक्टर्स के साथ सॉल्व करने के लिए। और मेंटल क्लैरिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बार बार इस पहले दौर में खास तौर से हम कोशिश करते हैं कि वो एक्टर के अंदर आनी चाहिए, कि वो क्लैरिटी उसको एक एक चीज बारीकी से अलग अलग करके पर्टिकुलर बना के जो है वो उसके दिमाग में चलनी चाहिए, तभी वो उसको एक मोमेंट को दूसरे मोमेंट से अलग कर सकता है, और तभी वो एंटिसिपेशन की इस बड़ी बुरी बीमारी से जो एक्टर्स के साथ होती है उससे बच सकता है। और एक और चीज भी होती है, कभी कभी फिर काहिल भी होने लगते हैं जब चीजें बन जाती हैं, और कभी कभी वो नेचुरलनेस के चक्कर में जो है अपने आप को छोड़ देते हैं, तो आपको एक बेसिक एनर्जी जो है जिस काम में चाहिए वो उतनी भी शायद उसमें सर्फ नहीं करते, तो उसको भी फिर धीरे धीरे उसमें कोशिश करनी पड़ती है उसको धक्का देने की। और दूसरा एरिया चूंकि इमेजिनेशन की ये एरियाज है, और दूसरा एरिया है फिर जो एक्सप्रेशन के एरियाज है, तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। जैसे एक बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, बहुत सारे एक्टर्स का इमेजिनेशन बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जैसे ही वो सामने जाता है वो तुरंत उसके वो पिछले वाले आदत वाले एक्सप्रेशंस और उसकी वो आदत जो है वो आ जाती है, वो इंटरफेयर करती है उसके साथ। भले ही उसकी इमेजिनेशन है, उसने अपने आसपास में बहुत मेहनत की है, बहुत सारी चीजें क्रिएट की है, लेकिन जैसे ही खड़ा होता है, जैसे ही वो शुरू करता है, वो एकदम उससे एकदम छलावे की तरह वो सारी उसकी वो हैबिट जो है वो बाहर आ जाती है, और फिर से वही रटी रटाई उसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो आने लगते हैं। तो इस एरिया पे भी एक तरह से काम करना अंदर से, अगर जैसे इसी एरिया में ये हो जाता है कि अगर अंदर से आप खुश हैं, दूसरी एक प्रॉब्लम है कि एक्टर्स को ये नहीं पता चलता कि मेरे, चूंकि अवेयरनेस का सर्कल अभी उतना ज्यादा मजबूत नहीं होता है इस प्रोसेस के अंदर, तब तक उनको ये नहीं पता चलता कि अंदर तो मैं खुशी का एहसास रख रहा हूँ, लेकिन बाहर तो दुखी दिख रहा हूँ। तो ये भी एक तरह से अंदर क्या है और बाहर क्या है, इसको दोबारा से चेक करना एक्टर्स के साथ, ये ब्लॉक को बीच में कौन सा हिस्सा है जो ब्लॉक करता है, कौन सा थॉट है जो ब्लॉक करता है, कौन सी प्रॉब्लम है जो ब्लॉक करती है, तो उसको कोशिश करना उसको हटाने की। एक दूसरी आदत भी होती है कि लोग डरते हैं कि ज्यादा ना हो जाए, मैं ज्यादा एक्टिंग ना कर लूं, मेरे इमेजिनेशन में जितना है, तो वो थोड़ा सा वो भी एक आदत बनी होती है। और कभी कभी समाज से भी जिस तरह से हम बड़े होते हैं, पलते हैं, तो उसमें भी ये होता है कि बहुत सारे समाज हैं जो हमें शायद ये इस तरह का भी रहने के लिए जरा मजबूर कर देते हैं कि जो हमारे मन में है वो हमारे शरीर में नहीं आना चाहिए, हमारे चेहरे पर नहीं आना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक ब्लॉक है, और इसको भी धीरे धीरे रिलीज करवाना एक्टर्स के लिए, तो ये भी एक बड़ा एरिया है। कई बार एक्टर्स जो है वो इमोशन को बहुत डायरेक्टली पुश करने लगते हैं, फोर्सिंग इमोशन, तो ये नहीं समझ पाते कि वो एक इमोशन जो है वो एक बच्चे की तरह है, जो जरा सा भी आप अगर एक अनजान बच्चे की तरह अगर उसकी तरफ वैसे ही आप बेसाख्तगी के साथ बढ़ोगे तो वो एकदम भाग जाएगा। तो ये इमोशन भी उसी तरह से एक तरह से इसको भी किस तरह से इनडायरेक्टली आप अप्रोच प्रोसेस से करोगे ताकि वो इमोशन जिस तरह से जगना चाहिए उसके पीछे की पूरी प्रोसेस के बिना उसको जगाना कितनी बड़ी गलती होती है एक्टर के लिए। तो इस प्रोसेस पर भी हम जाते हैं, और फिर तब जाके फिर उसके बाद कैरेक्टराइजेशन की कोई बात शुरू होती है, जिस पर आज मैं शायद जा नहीं पाऊंगा क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है, और इस पर फिर शायद कभी मौका मिलेगा तो फिर कभी बात होगी, या फिर कभी काम करने का मौका मिला आपस में तब बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि देखिए LSD के अंदर ये रेगुलर क्लासेस चलती हैं, और हम काफ़ी सारे टीचर्स जो एक्टिंग के टीचर्स हैं, हम स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से
इन एक्सरसाइजेस को और इस एरिया को अपने अपने हिसाब से और अपने अपने प्रोसीजर और मेथोडोलॉजी से, सबकी अलग अलग मेथोडोलॉजी होती है, तो वो उससे हमारे जो एक्टर्स हैं उनके साथ हम प्रैक्टिस में लाते हैं उनके साथ अपने अपने काम को, और लगातार ये सब चलता रहता है। लेकिन ये जो हमारे रेगुलर टीचर हैं सिर्फ उतना ही नहीं, मैंने एक्टिंग टीचर्स जो यहाँ पर जो काम करते हैं, तो ये इतना ही काफी नहीं होता नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो एक्टिंग का स्टूडेंट होता है, कि मैं या हम में से कुछ और लोग भी, चंद लोग जो हैं जो उनके साथ काम करते हैं। यहाँ वो आता है एक्टिंग का स्टूडेंट, उसको और बहुत कुछ मिलता है, उसको बहुत सारे एक्टिंग के सीन वर्क्स होते हैं, कुछ हमारी इंटरनल फैकल्टी करती है, कुछ बाहर से आके करते हैं, और स्पेशल इनपुट्स होते हैं, खासतौर से बाद में थर्ड ईयर में जाके जो है, जो इस वक्त में एक्टिंग के बहुत उस तरह से जाने माने जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो मेथोडोलॉजीज हैं, उनको जैसे उन वैसे इनपुट्स को भी हम अपने एक्टर्स को यहाँ पर एनएसडी में देने की कोशिश करते हैं। खास तौर से जैसे व्यू पॉइंट्स अभी पिछले साल यहाँ पर अपने एक्टर्स के साथ मैजनर टेक्निक है उसके बारे में, या स्ट्रासबर्ग की क्या टेक्निक है उसके बारे में, स्टॉनिस्लॉवस्की की टेक्निक पे तो जैसे मेरे ख्याल में काफी सारा काम जो है वो मेरा उससे जुड़ा हुआ है, और फिर माइकल चेखोव का काम जो है वो भी उस टेक्निक में भी काफी सारा काम यहाँ होता है। तो ये जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इनके जानकार लोगों को भी बाहर से भी बुलाया जाता है, और वो हमारे एक्टर्स के साथ, एक्टिंग स्टूडेंट्स के साथ अपने उस मेथोडोलॉजी को और उनको शेयर करते हैं। इसके साथ साथ हम आप अपने एक्टर्स को जैसे मूवमेंट, योगा, मार्शल आर्ट्स, म्यूजिक, साउंड और डिजाइन और एक्टर्स, इन सारी चीजों के साथ बहुत सारा जोड़ते हैं। इतना ही नहीं, मतलब जैसे कि अभी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज हमारे एनएसडी में एक्टर्स के साथ होती है, कुडियाटम। सो ये ट्रेडिशनल फॉर्म है, और इसमें एक्टर्स की तैयारी और वो इंटेंसिटी और उस प्रक्रिया से उनको गुजारना, तो वो भी एक प्रोसेस का, हमारी इस प्रोसेस का बहुत बड़ा हिस्सा है। फिर यहाँ पर जो डायरेक्टर्स के साथ और जो डिजाइनर्स के साथ और जो लिटरेचर पढ़ते हैं हमारे एक्टर्स, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट, एक्टर्स की डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और खास तौर से एक दूसरा बड़ा हिस्सा जो एक्टर्स का की ट्रेनिंग का है, हमारी क्लासेस के और इनपुट्स के अलावा वो प्रोडक्शंस है। तो हमारे जो भी एक्टर यहाँ पर स्टूडेंट जो आते हैं, वो मेरे ख्याल में 3 साल में 10 या 12 प्रोडक्शंस जो हैं यहाँ से करके जाते हैं। और ये भी बड़े दिलचस्प बात है कि जैसे पारसी का एक सीन वर्क होता है या कभी प्रोडक्शन होता है, क्लासिकल इंडियन मतलब थिएटर जो है उसको भी एक तरह से यहाँ पढ़ाया जाता है, तो उसके आसपास भी काम किया जाता है, उसकी मेथोडोलॉजी पर भी काम होता है। तो एक वैसा प्रोडक्शन जो है किसी एक फॉर्म के साथ, ट्रेडिशनल फॉर्म के साथ जोड़ के उसको किया जाता है। सेकेंड ईयर में ही जैसे फिर शेक्सपियर पे का कोई एक नाटक किया जाता है, कोई एक फार्स की जाती है, फिर उसके बाद थर्ड ईयर में रियलिस्टिक आता है, डिवाइजिंग आता है। डिवाइजिंग जैसे नई मेथोडोलॉजीज के साथ में किस तरह से काम किया जाए और कैसे एक्टर्स के द्वारा जो है एक परफॉर्मेंस तैयार की जाए। फिर एक फॉरेन डायरेक्टर का भी हमारे यहाँ उस तरह का भी एक वो रहता है। तो आप ये मान के चलिए, ये 10-12 डायरेक्टर्स के साथ और उनके डिजाइनर्स के साथ और उनके टेक्नीशियंस के साथ वो सब एजुकेशन भी यहाँ के एक्टर को मिलती है, जो एनएसडी एक तरह से ज्वाइन करता है जो एक्टर। तो ये सब भी हमारे ट्रेनिंग का, एक्टर की ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो तो एक्टर को एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन प्रोडक्शंस के जरिए बहुत सारे अलग अलग पीरियड्स को जानने का मौका मिलता है, और इतिहास में किस तरह के स्टाइल में नाटक लिखे गए हैं इनका एहसास होता है, इनका अंदाजा होता है, इनके अंदर एक ट्रेनिंग मिलती है। और वो अप्रोच, अलग अलग अप्रोच, अलग अलग काल के, अलग अलग वक्त के वो मिलते हैं, या अलग अलग राइटर्स के मिलते हैं। सो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दोज प्रोडक्शंस, एंड वो जो प्रोडक्शन इस वक्त में हो रहा है और फिर वो ओरिजिनली किस पीरियड का प्ले है। सो इन दोनों चीजों की जो समझ है हमारे एक्टर्स को यहाँ पर मिलती है। क्लासिकल से लेकर मॉडर्न से लेकर पोस्ट मॉडर्न तक ये सारी टेक्निक्स जो हैं हमारे जो कुछ अपने भी टीचर्स और कुछ बाहर से इनवाइटेड डायरेक्टर्स जो हैं, ये भी एक तरह से हमारे एक्टर्स की इस ट्रेनिंग में उसको शामिल करते हैं। और
जाहिर है आप ये इस बात को समझ रहे होंगे कि यहाँ पर एनएसडी में एक्टर आता है, वो दिन रात काम करता है पूरे 3 साल तक, और लगातार एक काम से वो अभी एक काम चल ही रहा होता है कि दूसरा काम उसके सामने आ जाता है, दूसरा चैलेंज उसके सामने आता है। कह सकते हैं कि जो एक्टिंग ट्रेनिंग जो एनएसडी के अंदर है वो बहुत बहुत मतलब एक तरह से काफी फैलाव के साथ होती है। सो सभी तरह के टीचर्स हमारे यहाँ आते हैं। सबसे मोस्ट सीनियर टीचर भी यहाँ पर आता है पढ़ाने के लिए और प्ले करने के लिए, और बहुत यंग जो बिल्कुल टैलेंटेड उस तरह का यूथ उसको भी यहाँ पर मतलब टीचिंग के लिए एंगेज किया जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो सब भी लोग एक इस एक्टिंग प्रोसेस के अंदर डेफिनेटली शामिल रहे ही हैं, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक्टिंग ट्रेनिंग को एक तरह से कंसेप्चुलाइज करते रहे हैं, तो वो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं हम कि ये जो एनएसडी की जो पूरी प्रोसेस है ये काफी फैलाव की है एक्टर की ट्रेनिंग की, क्योंकि चंद एक पर्सपेक्टिव्स के आपके सामने आने से आप मतलब एनएसडी की एक तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली कि यहाँ का एक्टर कितनी तरह की प्रोसेस से गुजरता है, इसको मेरी बातचीत से या हम चंद लोगों की बातचीत से आपको पूरा एहसास नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि शायद वो सभी डायरेक्टर्स, डिजाइनर्स और वो टीचर्स जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की इस एक्टिंग ट्रेनिंग से जुड़े हुए हैं या इसके स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, वो अगर सब बात करेंगे तो तब आपको ये पूरा एहसास हो पाएगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक एक्टर की ट्रेनिंग किस तरह से होती है। और इसके अलावा मैं शायद उनके नाम ले तो अनगिनत नाम है, और ये अच्छी बात है कि एनएसडी जो है वो नई तरह की एनर्जीज और बिल्कुल बहुत एक्सपीरियंस्ड और एमिनेंट तरह की जो अंडरस्टैंडिंग और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको इकट्ठा एक जगह पे लाके अपने अपने इस दौर के जो भी होते हैं उस वक्त के उस दौर के लोग वो आकर हमारे एक्टर्स की ट्रेनिंग में हमारे साथ शामिल होते हैं। और मेरा यही ख्याल है कि जो एनएसडी की ट्रेनिंग है ये मतलब जाहिर है चाहे फिजिकल हो, वोकल हो, लिटरेचर से जुड़ी हुई हो या एक्टिंग क्लासेस हों, सो ये सब कुछ एक हिस्सा इस ट्रेनिंग का ऐसा है जो एक स्पाइरल की तरह 3 साल आगे बढ़ता चला जाता है, और कुछ एक हिस्सा इस ट्रेनिंग का जो प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है वो मुझे लगता है कि बहुत ही एपिसोडिक है और बहुत ही हॉरिजेंटल है। तो वो भी एक यहाँ की मेथोडोलॉजी के अंदर जो है एक्टिंग की मेथोडोलॉजी के अंदर समझने के लिए मतलब ये मतलब मेरा ये जाती तौर पर इस तरह का ख्याल है। तो ये कहना कि एक्टर को यहाँ पर बहुत तरह के एक्सपीरियंस जो हैं वो मिलते हैं और बहुत सारे चैलेंज उसके खड़े होते हैं, और जाहिर है जितने सवाल यहाँ वो लेकर आता है उससे कई सवाल ट्रेनिंग के दौरान और क्रिएट होते हैं, और जब एक्टर यहाँ से 3 साल के बाद जाता है उससे और बहुत सारे सवाल नए लेकर वो फिर बाहर अपने फील्ड में जाता है, और फिर अलग अलग पूरे देश में अलग अलग कोनों में हमारे जो लोग हैं यहाँ से जो एक्टर्स से जाते हैं और फिर तरह तरह के रोल करते हैं कि एक अलग विषय है। तो आज की बातचीत मुझे लगता है कि यहीं पर मैं खत्म करता हूँ, शायद मैं कुछ 1-2-4 सवालों का जवाब दे सकूं इसलिए। देखिए ये किसी ने लिखा है कि स्टेज फियर कैसे मतलब उससे कैसे बचा जाए, स्टेज पर जाने से जो हमें डर लगता है उससे कैसे बचा जाए। जाहिर है अगर आप खाली होंगे तो आप सिर्फ ऑडियंस के बारे में सोचेंगे, वो लोग जो आपको देख रहे हैं उनके बारे में सोचेंगे। शायद मैंने आज की सारी बातचीत इस पर रखी है कि कैसे एक्टर को अपने अंदर अपने आप में पूरा भर लेना है उस दुनिया से जिस दुनिया के अंदर वो एंटर कर रहा है। वो दुनिया एक्टर की दुनिया है, वो इमेजिनेटिव वर्ल्ड है, वो फिक्शन वर्ल्ड है, वो ड्रामेटिक वर्ल्ड है। उसके अंदर अगर वो एंटर करेगा तो उसका डर कम होगा। अगर वो यूं एंटर करेगा कि मुझे दर्शकों तुम्हारे सामने मैं आ रहा हूं, तो वो डर कम नहीं होगा, वो और बढ़ता चला जाएगा। देखो थिएटर एक्टिंग और एक्टिंग में क्या फर्क है, थिएटर एक्टिंग का एक हिस्सा है, थिएटर का एक हिस्सा है
ये शायद मेरे ख्याल में बहुत शुरुआती सवाल होंगे, अगर जिन लोगों ने सुने कि एक्टिंग को बेहतर बनाने के लिए और क्या करना चाहिए। जाहिर है अभी तो करेक्टराइजेशन की बात जो है या कैसे रोल अदा किया जाए उस पर हम नहीं गए हैं, लेकिन एक्टर को तैयार करने के बारे में काफी सारी बातचीत हो चुकी है। अगर वो आपने अच्छे से सुनी हो तो मेरे ख्याल में काफी बात हुई है। देखिए, अलग अलग डायरेक्टर्स के अंडर काम करने से अलग अलग मैथडोलॉजीज, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग स्टूडेंट्स को मिलते हैं और उनको वेरिएशन मिलता है। और उसमें बहुत अच्छी बात जो होती है, कई बार क्या होता है कि कोई एक एक्टर जो है वो किसी एक काम में बहुत अच्छे से नहीं खुल पाता, या उसका कोई एक हिस्सा ब्लॉक्ड रहता है और वो दूसरे काम में, दूसरी प्रोसेस में, दूसरी मेथोडोलॉजी में एकदम छलावे से वो बाहर आ जाता है। तो ये जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, इसका यही फायदा होता है। देखिए, प्रोसेस आप एक्टिंग की किसी भी जगह, स्ट्रीट थिएटर में, नौटंकी में, या कहीं पर भी किसी पर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि मैंने जो आज बात की है आपसे वो बेसिकली जो भी परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हुए हैं, जो भी एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, जिस भी स्टाइल की एक्टिंग होगी, ये तो बुनियादी चीज है। आपको बहुत बुनियादी चीजों के बारे में, जो एक एक्टर की बुनियादी तैयारी है और उसका अपने से सेल्फ के साथ जो काम है, उसी को लेकर मैंने आज सारी बातचीत की है। किताबें बहुत सारी हैं, जैसे किसी ने कहा है किताबें पढ़ना, मैं तो यही कहूँगा कि एन एक्टर प्रिपेयर्स, स्टॉनिस्लावस्की की किताब है, वो पढ़ लीजिए। द आर्ट ऑफ एक्टिंग स्टेला एडलर की है, टू द एक्टर माइकल चेखोव की है, सैनफोर्ड माइजनर अप्रोच, ये एक अलग से किताब है। तो बहुत सारी किताबें हैं, तो आप स्टॉनिस्लावस्की से शुरू कर सकते हैं, एन एक्टर प्रिपेयर्स से, जो बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि पढ़ने में आसान होगी। एक्सरसाइजेस क्या करनी चाहिए, मैंने आपको लगभग काफ़ी सारी एक्सरसाइज के बारे में बता दिया है। और ये सारी एक्सरसाइजेस जो एक्टर के मटेरियल को तैयार करें, उसकी बॉडी को तैयार करें, उसकी बॉडी के ये तमाम जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको तोड़ें, फिर उसको फोकस करना सिखाएं, इस तरह की एक्सरसाइजेस। और फोकस, आप किसी एक चीज़ पर ध्यान दीजिए। फिर मैंने बताया कि सेंसेस से फोकस कीजिए, वो और आसान है। खाली बैठकर दिमाग से फोकस करने से मुश्किल होता है, लेकिन सेंसेस से फोकस कीजिए। आप किसी एक चीज को आप देर तक आपका, इसी चीज, एक एक्सरसाइज जैसे मान लीजिए कीजिए कि आप आग ताप रहे हैं और देर तक तापिए तापिए, तब तक तापते रहिए जब तक कि आपको आपके हाथों में उस आग की गर्मी का एहसास न बन जाए, न क्रिएट हो। और ये आपका रूटीन का काम होना चाहिए। और ये भी एक्सरसाइज है कि आप दूसरी तरफ, आपको अपने बारे में अवेयर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि आप किस किस तरह के फील से, इमोशन से या सेंसेशन से गुजर रहे हैं अपने दिनचर्या में, अपने सुबह से शाम तक की जिंदगी में, या तो वो उसके बारे में भी एहसास रखना बहुत जरूरी है। देखिए, ये आप कह सकते हैं बड़े बड़े एक्टर बिना मतलब अलग तरह के, शायद मेरे ख्याल में बहुत सारे नए साथी भी इसमें जुड़े होंगे, तो उनके ये सवाल है कि जो बड़े एक्टर्स हैं और जो नए एक्टर्स हैं, तो जाहिर है बड़ा एक्टर जो, अगर आप उस तरह से कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस्ड एक्टर है, तो एक्सपीरियंस एक्टर का तो ये सब काम से वो गुजर कर, फिर वो उस तरह तरह के एक्सपीरियंस से जब गुजर कर वो काम करता है, तो शायद उसको उतनी रिहर्सल की या उतने खुद पे काम करने की और रोल पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि किसी भी दूसरे रोल को और कैरेक्टर को पूरी तरह धारण करने के लिए बड़ा एक्टर, मैंने जितना मैं समझ सकता हूँ, वो मुझे लगता है कि वो और बड़ी चीजें उसके बारे में और गहराई से उसके बारे में चीजों को जो है वो देख पाता है। तो वो काम भी उस तरह से होता है। गिफ्टेड है या लर्नड है, क्योंकि हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हैं, टीचर हैं, तो जाहिर है हम यही बात कहेंगे। और इसलिए नहीं कहेंगे कि ये कहने के लिए, ये सच है कि बेसिक जो सारे एलिमेंट्स एक्टिंग के लिए जरूरी हैं वो हम सब लोगों में मौजूद हैं। और अगर उनको मांझा जाए, उनको तराशा जाए,
तो हम में से ज़रा लोगों में एक्टिंग की सलाहियत होगी, और जो भी लोग उस तरह से करते हैं तो खाली टैलेंट जो है वो मतलब उस टैलेंट आप किसको कहते हैं, ये इस पर भी जरा और विचार करने की जरूरत है। इसको और डिफाइन कीजिए अपने लिए, टैलेंट क्या है। बहुत सारे मतलब हम तो ये भी कहेंगे कि ये जो पूरी मेहनत है और ये पूरी जो एक्सरसाइज है एक्टर की जो लगातार चलती है, ये उसके टैलेंट का हिस्सा ही तो है, जिससे कि वो लगातार करता है और जी तोड़ मेहनत करके करता है और आखिरी दम तक करता रहता है और आखिरी शो तक करता रहता है और आखिरी रिहर्सल तक करता रहता है। तो ये बड़ा एक्टर हो तो वो ऐसा नहीं होता कि वो कुछ नहीं करता, वो भी बहुत उस तरह से काम करता है। लेकिन हो सकता है कि वो जो फ्रेश और नए एक्टर्स हों उनको वो सारी प्रोसेस, क्योंकि वो इतनी इंटरनल प्रोसेस वो बना लेते हैं और वो उस प्रोसेस को पूरी तरह से बाहर से देख नहीं पाते। बड़े एक्टर्स को ऐसे भी देखा है कि जब वो अपने टेक्स्ट पे काम करते हैं तो जिस सोफा पे बैठे होते हैं वो सोफा मतलब एक तरह से बिल्कुल एक तरह से टूट ही जाता है। कि वो मैंने ऐसे एक्टर्स से भी बात की है जो बड़े एक्टर्स, बड़े नाम हैं, लेकिन वो इस गहराई से काम करते हैं और ऐसे अपने टेक्स्ट के पीछे अपने काम के पीछे पड़ जाते हैं। जाहिर है ये बात तो दूसरों को पता नहीं चलती, शायद वो रिहर्सल में आके एक दूसरी तरह से एक मंजा हुआ काम करके दिखाते हैं। सर एक्टिंग गॉड गिफ्ट, फिर से वही सर, कभी कभी ऑन स्टेज हमारी सबकॉन्शियस हमारे ऊपर हावी होता है, उससे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों ही चीजें हैं। क्योंकि अगर आप कॉन्शियस बीइंग से सबकॉन्शियस में जाएंगे तो आप सबकॉन्शियस भी रहेंगे, उस लेवल पर भी काम करेंगे, आप उसे पूरी तरह से जी भी रहे होंगे, लेकिन आपका एक हिस्सा जो कॉन्शियस वाला हिस्सा जो उस सबकॉन्शियस तक जिसने आपको पहुंचाया है उस प्रोसेस में, वो भी उसका साथ देगा। हाँ, अगर ये आपके साथ एक्सीडेंटली हुआ है तो जाहिर है फिर कोई एक इमोशन या कोई एक बात जिसको मैंने बीच में आपसे मतलब शेयर करने की कोशिश की है, तो वो आपको लेकर बह सकती है, वो आपको लेकर आपके कंट्रोल से बाहर हो सकता है। तो ये हो सकता है जी। देखिए टीआई के सिलसिले में अभी इस वक्त में शायद बात नहीं करेंगे, कभी फिर दोबारा किसी दूसरे वक्त में टीआई के बारे में बात करेंगे। तो इस वक्त तो जो मेन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जो मेन स्ट्रीम एक्टिंग का जो एरिया है उसी के बारे में मैंने जरा बात की है। ये है सर, थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन के बारे में बताएं और कैसे अपने काम में लाया जाए। देखिए इम्प्रोवाइजेशन का मतलब या इम्प्रोवाइजेशन की प्रोसेस ये होती है जो जनरली वो ये होता है कि आपको कुछ बिंदु तो मालूम है कि जो एक्शन आप करने जा रहे हैं उस एक्शन का एक बिंदु तो आपको मालूम है कि वो क्या है, लेकिन उसका अंत आपको मालूम नहीं है। तो वो जो मालूम नहीं है उसको मालूम करने के लिए, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, उसका एहसास अपने अंदर जगाने के लिए ही आप एक तरह से इम्प्रोवाइजेशन की इस प्रोसेस के अंदर जाते हैं। तो कुछ तो उसमें मालूम होता है और कुछ ना मालूम होता है। अगर आपको सारा ही मालूम है तो फिर तो वो भी एक अलग तरह की इम्प्रोवाइजेशन हो सकती है, लेकिन फिर आप उसमें एक्सपीरियंस क्या करेंगे, आप उसमें खोज क्या रहे हैं। तो इम्प्रोवाइजेशन का ज्यादातर इस्तेमाल जो होता है वो उसको खोजना जो आपको आपकी समझ में ऐसे नहीं आता, आप जब करते हैं तो तब आपकी समझ में वो आता है। देखिए ये अलग अलग सवाल हैं कि कौन से इज्म में किस तरह की एक एक्टर की और एक्टिंग की जरूरत है। ये काफी अलग से ऐसी बातचीत के लिए अलग से ही शायद कोई वक्त हो तो तभी इसके साथ थोड़ा बहुत इंसाफ किया जा सकता है। तो अभी इस आखिरी इस सेशन के इस मोड़ पे इसके बारे में जरा बात करना, इसको छेड़ना बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। कोई कह रहे हैं कि एज फैक्टर जो है वो कितना काम करता है। जाहिर है एज फैक्टर भी काम करता है, लेकिन कह सकते हैं हम कि एज
अगर जैसे मैंने कहा भी आपको कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है ये एक तरह से थिएटर की एडल्ट एजुकेशन है, तो अगर बचपन से आप किसी एक फील्ड के सभी बारीकियां जानते हैं तो जाहिर है आपका शरीर भी उस वक्त में ज्यादा लचकदार होता है। ये दुनिया जो आप देख रहे हैं आसपास, इसको भी आप एक नई आंख से देख ही रहे होते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स जो है आपके ज्यादा बेहतर हो सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा यंग एज के अंदर शुरू करें। और ऐसा नहीं कि बाद की उम्र में लोगों ने बहुत अच्छा काम नहीं किया, वो भी किया है, लेकिन ट्रेनिंग के तौर पर अपने आप को डेवलप करने के तौर पर आपके पास अच्छा मौका होता है अगर आप जब यंग होते हैं तब शुरू करते हैं इस काम को। परफॉर्मेंस से पहले कान लाल होते हैं, दिल धड़कता है, ये किसी का सवाल है, ये वैसा ही रिपीट किया हुआ सवाल है। जाहिर है वो परफॉर्मेंस के अंदर जितना आप जाओगे उतना आपके कान लाल नहीं होंगे, कम लाल होंगे। और अगर आप ये दर्शकों से डरे बैठे रहे, उन्हीं के बारे में सोचते रहे, नाटक के और उसकी दुनिया के बारे में नहीं सोचा, तो फिर जाहिर है ये प्रॉब्लम तो वैसी रहेगी। वॉइस में वेरिएशन कैसे लाएं, आपके साथ वॉइस का एक पूरा सेशन हो चुका है इससे पहले भी। उस पर आप दोबारा से जाके उसको आप एक बार फिर से देखिए, सुनिए, और उस सेशन से आपको बहुत सारी एक्सरसाइज बनेंगी। ऑडियंस को कैसे एंगेज किया जाए, ऑडियंस को सिर्फ आप अपने एक्शन से, अपने काम से, अपने नाटक से, उसी से एंगेज कर सकते हैं। जब एक्टर उसको अलग से अपने आप से एंगेज करने की कोशिश करता है तो वो एक तरह से अपने नाटक के साथ इंसाफ नहीं करता, और वो थिएटर में जो है एक तरह से गैलरी के साथ खेलना जो है वो ज्यादा अप्रिशिएट, वो बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता और नहीं करना चाहिए। हाउ टू अवॉइड रिपीटिंग एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस अगर आपके जो हैं वो किस बात का एक्सप्रेशन, अगर आप ये बात पकड़ लें कि यहाँ पर आपका, आपकी बात क्या है, आपका वो कौन सा पॉइंट, कौन सा मोमेंट है ये, अगर उस मोमेंट को आप अच्छे से पकड़ लोगे तो आपकी एक्सप्रेशन उस मोमेंट के बारे में वैसी ही होगी, उसी मोमेंट की एक्सप्रेशन होगी। और जब आप उससे अगले मोमेंट में जो दूसरा मोमेंट होगा उसमें जाओगे तो फिर आपकी आपके एक्सप्रेशन दूसरे उस दूसरे मोमेंट के होंगे, पिछले के नहीं होंगे और उससे अगले के भी नहीं होंगे। तो जाहिर है जितना बारीकी से आप काम करोगे उसी से आपके एक्सप्रेशंस का रिपीट होना जो है वो कम होगा, और जैसा जहां पर जरूरत होगा वहां पर वही एक्सप्रेशन आएगा, दूसरा नहीं आएगा। जी 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 जी, इमोशंस प्रैक्टिस के बारे में कुछ बताइए। इमोशन प्रैक्टिस के बारे में काफी बताया है हमने कि इमोशन जो है वो, आप ये कहोगे कि किसी एक तरह के इमोशन को अगर हम डायरेक्टली सीधा सीधा पकड़ेंगे, जोर देंगे, तो वो इमोशन जो है वो फिर आने में उसको प्रॉब्लम होगी। जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा, आपने अगर किसी डायरेक्टर ने कह दिया एक्टर को थोड़ा रिलैक्स हो जाओ भाई, तो कुछ एक्टर्स हैं जो सचमुच में जो प्रैक्टिस्ड होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, और बहुत सारे उतनी प्रैक्टिस नहीं होते तो वो रिलैक्स हो जाओ कहने से और टेंस हो जाते हैं कि अरे मैं रिलैक्स नहीं हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये भी देखना जरूरी है, यानी वो इमोशन जो है वो जिसको रोकना था वो और बढ़ जाता है। तो ऐसे ही आप कहते हैं कि भाई मुझे बड़ा मतलब एक तरह का गुस्से का इमोशन लाना है, तो उससे गुस्सा नहीं हो, तो गुस्से की प्रोसेस नहीं क्रिएट करोगे तब तक वो इमोशन जो है वो क्रिएट नहीं होगा। जी, मेरे ख्याल में ये सारी बातें काफी रिपीट हो गई हैं। सो अब वक्त पूरा होता है, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे वेबिनार 2 में भी, और आज उसका आखिरी सेशन था, और इस सेशन में आपने साथ दिया मेरा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।